करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। मुस्कुराना एक ऐसा उपहार है जो बिना बोल के भी अनमोल है और कहीं ना कहीं इस मुस्कान के पीछे समाज में डेंटिस्ट का योगदान जरूर रहता है। नमस्कार, मैं ऋषिका सिंह परिहार स्वागत करती हूं आप सभी का एमपी न्यूज में। तो आज आप जुड़ चुके हैं एमपी न्यूज के स्पेशल सेगमेंट हेल्थ गुरु में और आज के हेल्थ गुरु हैं डेंटिस्ट कुलदीप राणा सर। नमस्कार सर, वेलकम टू द न्यूज रूम। तो सर, बेसिक क्वेश्चन कि सर आजकल हम देखते हैं क्या समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं दांतों को लेकर आपके पास? आजकल जैसे कि हमारा खान पान थोड़ा सा बहुत डिफरेंट लेवल पे चल रहा है। जी सर। तो पेशेंट्स को बहुत समस्याएं हैं मसूड़ों से रिलेटेड। दांतों में आपने सुना हुआ कीड़ा लग जाता है तो दैट इज कॉल्ड डेंटल केरीज। तो डेंटल केरीज भी बहुत है। अगर हम देखे जाएं तो वर्ल्ड वाइड 3.7 बिलियन people are affected with dental problems and the most common is untreated dental caries in permanent teeth जी सर occurs in worldwide so वो एक बड़ी समस्या है आज की तारीख में। जी सर। सर आजकल जो स्टूडेंट्स रहते हैं सर उनको कब जाना चाहिए डेंटिस्ट के पास? ना सिर्फ स्टूडेंट पर सर हर एज ग्रुप के जो भी लोग होते हैं सर उन्हें कब डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए? हर इंसान को कम से कम 6 महीने में एक डेंटल चेकअप अपना रेगुलरली फिक्स करना चाहिए ताकि वो हर समस्या को इनिशियल लेवल पे डायग्नोस करवा सके। जी सर। तो उसका इलाज उस तरीके से बेहतर से किया जा सकता है। बट जनरली होता क्या है, हमारा जो सिनेरियो है, जो हमारा लोकल पब्लिक है, जी सर, ये बहुत देर होने के बाद ही डेंटिस्ट के पास जाते हैं। जी सर। ये बहुत कॉमन देखा गया कि पेशेंट जब भी आता है, डॉक्टर साहब बहुत दर्द है मुझे, या रात भर में सो नहीं पाया, या मुझे सूजन आ गई, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वो प्रोसेस बहुत पहले स्टार्ट हुआ जी सर। और वो प्रोसेस क्रोनिकली हुआ तब ये सारे एविडेंस हुए, स्वेलिंग, पेन, तो उसके बाद वो पेशेंट डॉक्टर को रिपोर्ट करता है। बट अकॉर्डिंग टू मी कि उसको हर 6 महीने में रेगुलर डेंटल चेकअप कराना चाहिए क्योंकि डेंटल केरीज जैसे कि अपन डिस्कस कर रहे थे, जी सर, डेंटल केरीज एक इनिशियल स्टेज से स्टार्ट होके वो अनट्रीटेड होती है तो धीरे धीरे उसके कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ते हैं, फिर वो बहुत बड़ा रूप ले लेती है स्वेलिंग और सारी चीज़ों का। बेसिकली क्या होता है, टूथ में एक 3 लेयर होते हैं। आउटर मोस्ट लेयर होता है इनेमल, देन उसके नीचे आता है डेंटिन, देन उसके नीचे आता है पल्प। तो बेसिकली पल्प क्या होता है कि पल्प जो है ब्लड वेसल्स, नर्व सप्लाइंग टू द टूथ, एंड ये सारी चीजें क्या करते हैं कि टूथ को नरिश करते हैं, टूथ को हेल्दी बनाने में हेल्प करते हैं। एंड ओरल कैविटी जो जिसमें इनेमल एक्सपोज्ड है, सो वहाँ पर जो भी हम फूड खाते हैं, हमारे फूड हैबिट्स एंड ऑल, हमारी ओरल हाइजीन हैबिट्स से अकॉर्डिंगली डेंटल केरीज स्टार्ट फ्रॉम द इनेमल। तो इनेमल पे अगर डेंटल केरीज और वो ट्रीट नहीं हुई तो वो डीपली जाके दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हु कॉजेज द डेंटल केरीज, जी सर, वो धीरे धीरे इनेमल से डेंटिन में जाते हैं। वहाँ जैसे जाते तो पेशेंट स्टार्टिंग में सेंसिटिविटी, उसको सेंसिटिव होता है, वो कोल्ड और हॉट के सेंसेशन उसको होते हैं, कम हो जाते हैं। देन तब भी वो नहीं आता, अनट्रीटेड है, तब वो फिर धीरे धीरे पल्प तक जाते हैं। पल्प में जाके वो उसको नेक्रोस करते हैं, इन्फ्लेम करते हैं, तब प्रॉब्लम बढ़ती है और पेशेंट को जो सिम्टम्स हैं वो और बढ़ जाते हैं। तो ये सब हम कह सकते हैं एक सिम्टम्स है कि उसके बाद आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। या इनिशियली आपको दिखता भी है, आप अगर आप ब्रश करते टाइम इफ यू चेक योर ओरल कैविटी और आपको कहीं डिस्कलरेशन दिखता है तो इट मींस डेंटल केरीज आर स्टार्टेड। जी सर। इनिशियल स्टेजेस पे हैं अगर, तो वो बहुत सिंपल इलाज होता है उसका। आप गए, डेंटिस्ट ने चेक किया, डेंटल केरीज है, सिंपल फीलिंग से वो रेस्टोर हो जाते हैं। बट अब वो वही जैसे आई टोल्ड की पूरा सिक्वेले बताया कि अगर वो नहीं ट्रीट होते हैं बराबर तो फिर धीरे धीरे वो पल्प से पेरियपाइकल बोन तक जाके लीजन क्रिएट कर सकते हैं। जी सर, ब्रश का आजकल बहुत इनिशियल रोल होता है हमारी जितने भी टूथ की चीज़ें उनको लेकर के। सर कहीं ना कहीं आज भी लोग ब्रश को लेकर के उतना अवेयर नहीं है और टूथपेस्ट को लेकर के उतना अवेयर नहीं है, चारकोल टूथपेस्ट। और सर जो आज का ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से सर क्या यूज़ करना चाहिए और कितने टाइम बाद हमें ब्रश चेंज करना चाहिए?
सी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ऐसे एडवर्टाइज में बताते हैं क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है या चारकोल से वो स्माइल करती हुई एक मॉडल आती है बढ़िया और इतनी प्यारी स्माइल देती है। आई होप यू लाइक माई स्माइल ऑल्सो। योर स्माइल इज सो टू तो वो एडवर्टाइजमेंट है जी सर। भाई, उन्हें अपना एडवर्टाइज करना है। द थिंग इज दैट, बट इन सब चीज़ों से आई थिंक कि आपको ब्रश कैसे करना है, कितने बार करना है, अपने फूड हैबिट्स कैसे रखने हैं, दैट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। जी सर। बेसिकली जो टूथ है इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट एंड लॉट्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑल। तो हमें उसको मेंटेन करना है। तो मार्केट में ऐसे टूथपेस्ट भी हैं जो लोगों को पता ही नहीं होते क्योंकि उनका ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं होता। जी सर। वी नीड, हम रेगुलरली डेली बेसिस पर रोज कुछ ना कुछ खाते हैं, डेली खाते ही हैं, पीते भी हैं बहुत सारी चीज़ें। हम ड्रिंक करते हैं, हॉट बेवरेजेस लेते हैं, कोल्ड बेवरेजेस लेते हैं, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हमारे एनिमल को अफेक्ट करती हैं। जी सर। तो जो भी टूथपेस्ट होता है वो रीमिनरलाइज करने की कैपेसिटी होना चाहिए उसमें। जी सर। जो लोकल पब्लिक को नहीं पता होती है, बट आजकल जो कमर्शियली अवेलेबल टूथपेस्ट हैं उनमें भी दे पीपल आर इनकॉर्पोरेटिंग सच थिंग्स। जी सर। नेक्स्ट, टूथब्रश कैसे करना है, क्या करना है। अगर आप नॉर्मल टूथब्रश को भी रफ तरीके से करते हैं तो भी आपके दांतों में जो है वो घिसते हैं, वो इनेमल लॉस होता है। तो सेम वे द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि टूथब्रश कैसे करना है। टूथपेस्ट बहुत हार्ड पार्टिकल्स का नहीं होना चाहिए। आई एम नॉट रिवीलिंग द नेम्स बिकॉज पर टूथपेस्ट होने चाहिए जो कि आपको हार्मफुल ना हो। जी सर। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली यू शुड बी सिलेक्टिव। सर डेंटिस्ट्री एक इतना वाइड सर कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें पता नहीं होता कि हम कौन से सर डॉक्टर के पास जाएं, कौन से ऐसे डेंटिस्ट के पास जाएं कि हमारी प्रॉब्लम ये हम उन्हें दिखाएं। सर इसका वेरिएशन और कब किसके पास जाना चाहिए सर, वो कैसे होता है? यस, वैसे तो डेंटिस्ट्री करने के लिए जो बच्चे मतलब BDS करते हैं तो उन्हें हम बहुत सारी चीज़ें सिखाते ही हैं। आप यू कैन गो टू देम ऑल्सो, बट लाइक आजकल जैसे अवेयरनेस बढ़ गई है हर चीज़ को लेके। पब्लिक पीपल आर अवेयर, दिस जनरेशन इज़ वेरी यंग जनरेशन इज़ वेरी अवेयर ऑफ थिंग। एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूँ? जी सर बिल्कुल। पेट में दर्द है तो आप किस डॉक्टर के पास जाओगे? हार्ट वाले के पास जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं सर। ये अवेयरनेस है हमारी सोसाइटी में कि हमें स्टमक इन्फेक्शन है तो वी शुड गो टू द स्टमक स्पेशलिस्ट, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, एंड हार्ट के लिए कार्डियोलॉजिस्ट के पास। सेम डेंटिस्ट्री में भी इतना अवेयरनेस नहीं है बिकॉज डेंटिस्ट्री में भी अलग अलग ब्रांचेस है। लाइक आई बिलोंग्स टू द रूट कनाल स्पेशलिस्ट एंड स्माइल डिजाइन स्पेशलिस्ट, आई एम एंडोडोंटिस्ट। जी सर। सो पेशेंट को पेन होता है एंड ऑल, तो मैं रूट कैनाल विशेषज्ञ हूँ। जी सर। रूट कैनाल एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें नेचुरल दांत को रूट कैनाल करके बचाया जाता है। जी सर। तो वैसे अलग अलग मसूड़े हैं, मसूड़ों के लिए होते हैं पेरियोडोंटिस्ट होते हैं। जी सर। फिर जैसे अक्कल दाढ़ इम्पैक्टेड होती है, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, ट्रॉमा फ्रैक्चर्स होते हैं, उसके लिए ओरल सर्जन है। जी सर। फिर डायग्नोस्टिक पार्ट पे होते हैं ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजिस्ट, वो एक अलग ब्रांच है जिसमें आजकल एक नई तकनीक आ गई CBCT, तो दे विल डायग्नोस एंड हमें बताते हैं वो कि ये प्रॉब्लम है, अकॉर्डिंगली वील ट्रीट। जो देन फिर आते हैं आपके आड़े टेढ़े दांत होते हैं लोगों के, तो वो मेरे पास आएंगे तो मेरा स्माइल डिजाइन का तरीका अलग है, पर उसके लिए दूसरे स्पेशलिस्ट भी होते हैं जो कि जिन्हें बोलते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट, जो वायर लगाते हैं, ब्रेसेस आपने सुना होगा। जी सर। जी सर। तो वो एक ऑर्थोडोंटिस्ट अलग विधा है। जी सर। अब एक विधा और है जो क्लिनिकल नहीं है बट वो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज रिलेटेड टू ओरल कैंसर। इंसिडेंस इतना बड़ा हुआ है, 1 लाख पीपल आर सफर्ड फ्रॉम द ओरल कैंसर एवरी ईयर। जी सर। सो तम्बाकू खाते हैं जो लोग, तो तम्बाकू निषेध केंद्र पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट में आता है, वो एक अलग है। वो लोग सिखाते हैं कि तम्बाकू कैसे छोड़े, कौन कौन से तरीके अपनाए, कि आप एकदम से तो कोई आदत छूटती नहीं है, तो वो सब एजुकेट करते हैं उस चीज़ के लिए। जी सर। देन एक आती है, अगेन इट इज़ नॉट क्लिनिकल ब्रांच बट वो डायग्नोस करते हैं कैंसर एंड ऑल को, ओरल पैथोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी ब्रांच होती है। तो ऐसे डिफरेंट ब्रांचेस हैं। एक और जहाँ पे आप बत्तीसी, जिनके दांत ही नहीं है, जहाँ बत्तीसी लगती है, वो प्रोस्थोडोंटिस्ट होते हैं। तो देर आर सो मेनी ब्रांचेस वी आर हैविंग। सो ये अवेयर थोड़ा होना ज़रूरी है अभी पब्लिक में कि किस चीज़ के लिए किसके पास जाना है। लाइक आई एम कॉस्मेटिक, स्माइल डिज़ाइन डेंटिस्ट एंड
रूट कैनाल स्पेशलिस्ट। तो मेरे पास वैसे अभी आने लगे मेरे पास रूट कैनाल के पेशेंट, दे नो कि रूट कैनाल स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। फिर इम्प्लांट सर्जन भी करता है, पेरियोडोंटिस्ट भी करता है, तो डिपेंड्स। सर जैसे कि आपने बोला कि आप स्माइल डिज़ाइन डेंटिस्ट हैं, सर कैसे आप लोगों की मुस्कान इतनी खूबसूरत बनाते हैं? सी वैसे तो हर स्माइल हैज़ हीज और हर इम्पोर्टेंस, एवरी स्माइल काउंट्स। द थिंग इज़ दैट कि अगर बहुत ज़्यादा आड़े टेढ़े दांत नहीं हैं और स्पेसिंग मिनिमम है दांतों के बीच में, तो हम डिजिटल स्माइल डिज़ाइन, हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उससे हमें पूरा एनालिसिस करके उसको बनाते हैं। बेसिकली उसमें क्या होता है कि अगर मिड लाइन डायस्टेमा दांतों के बीच में गैप होता है माइनर, या थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग होती है, हल्के से प्रोक्लाइन टीथ होते हैं, तो हम उनका एक लेयर, बहुत थिन लेयर कट करके, वीनियर्स बोलते हैं हम, डेंटल वीनियर्स, लाइक वीनियरिंग सब जानते हैं आजकल की, हर चीज़ को वीनियर कर दो, कवर कर दो। सेम वे में हम प्रॉपर गोल्डन प्रोपोर्शनल रूल के अकॉर्डिंग उसको मेजर कट करके, मेजर डिजिटल इम्प्रेशंस हो गए हैं आजकल, डिजिटल इम्प्रेशंस लेके देन वी विल डू द जिरकोनिया सिरेमिक्स होते हैं, उसके आके बिल्कुल बराबरी से वो सारे फिट हो जाते हैं। वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि मोतियों जैसे दांत पेशेंट को लगता है, पेशेंट विल बी हैप्पी। जी सर, तो फिर सर स्माइली के बाद आपने रूट कैनाल को लेकर के बोला। सर तो सर रूट कैनाल की आज कितनी इम्पोर्टेंस है और क्या अवेयरनेस आज रूट कैनाल के लिए होनी चाहिए जो लोगों में नहीं है? यस, रूट कैनाल के लिए लोगों को लगता है कि एक तो ये बहुत पेनफुल प्रोसीजर है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। बट अब अगर पेशेंट बहुत लास्ट स्टेजेस पे आ रहा है तो एवरीथिंग इज़ पेनफुल इन एवरी केस, पर अवेयरनेस ये है कि पेशेंट बहुत देर से आता है, मैनी ऑफ द टाइम। जी सर। कि बहुत स्वेलिंग आ गई, रात भर सो नहीं पाए, अति पेन में थे, तो कहीं ना कहीं पल्प इन्वॉल्व, जैसा कि मैंने बताया कैसे चालू हुआ था, डेंटल केरीज से लेके पल्प तक गया वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इन्फ्लामेशन कॉज किया। तो उन कंडीशंस में रूट कैनाल के लिए पेशेंट को अवेयर होना है, और अगर वो स्लाइटली भी ऐसा फील करता है हॉट एंड कोल्ड सेंसेशन या पेन, तुरंत एंडोडोंटिस्ट के पास जाना चाहिए। जी सर। तो ये अवेयरनेस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर कैप को लेकर के क्या है? हाँ, रूट कैनाल हम बात करते हैं, रूट कैनाल में बेसिकली क्या करते हैं, रूट कैनाल में हम उस सड़न को पूरा हटा के रूट्स के अंदर जाके जी सर, पूरा वो इन्फेक्टेड टिश्यू को रिमूव करके, पूरा क्लीन करके अच्छे से उसमें उसको पैक करते हैं। जी सर। आर्टिफिशियल गटा पका मकर के एक मटेरियल आता है, उससे पैक करते हैं सीलर्स लगा के अच्छे से। देन अभी क्या होता है, उसका टिश्यू निकाल दिया, रिमूव कर दिया हमने, एक्सेस ओपनिंग किया टूथ के अंदर, रूट्स के अंदर जाने के लिए, तो क्राउन पोर्शन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। जी सर। गेट इट? तो हमको उसको हम फिर भी सीमेंट से अच्छे से पैक कर देते हैं, बट फॉर लॉन्ग टर्म लॉन्जिविटी उस पर कैप लगाना अनिवार्य होता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे रिपोर्ट करते हैं, डॉक्टर साहब हमने तो 1 साल पहले 2 साल पहले रूट कैनाल कराया था, पक्का मसाला भर गया, उसके बाद फिर अब हमें दर्द हुआ तो हम वापस आए, या हमारा टूथ फ्रैक्चर हो गया या मसाला निकल गया। जी सर। तो इसमें हमारी तो गलती नहीं है कहीं, हमने हमारा 100% दिया। अभी नाउ पेशेंट को ये अवेयरनेस होना चाहिए कि आफ्टर रूट कैनाल कैप इज अटमोस्ट उतना ही इंपॉर्टेंट, पोस्ट एंडो रेस्टोरेशन इज इम्पॉर्टेंट। जी सर। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत माइनर ओपनिंग है, माइक्रोस्कोप एंडोडोंटिकली करते हैं हम, या बहुत कम सड़न है, एंड तब वहाँ पे कुछ सीमेंट्स काम कर जाते हैं, वहाँ पे नहीं भी ज़रूरत पड़ती कैप्स की। क्राउन बोलते हैं हम कैप को, जनरली लेमेन कैप बोलते हैं, इन टर्म दैट इज क्राउन। जी सर। तो उन केसेस में कंसिडरेबल होता है, बट इन जनरल पेशेंट शुड गो फॉर द क्राउन। जी सर। सर टीथ इम्प्लांटेशन को लेकर के सर क्या है कि हमें कब कराना चाहिए और क्या ये ज़रूरी प्रोसेस होती है? सी implant is basically a metallic screw which will be inserting into the bone, and then again उसके ऊपर एक prosthesis आता है जो टूथ को प्रिडिक्ट करता है, and it will restore the normal anatomy and function. जी सर। So yes, it is important, but it is not important everywhere. Like अगर टूथ है ही नहीं तो वहाँ पे तो मैं किसको बचाऊंगा? आई एम द टूथ सेवर एंडोडोंटिस्ट, सो उस कंडीशन में तो इम्प्लांट इज मैंडेटरी। बट अगर टूथ है, रूट है, एंड आसपास का बोन सपोर्ट इज क्लियर, गम इज ऑल्सो, जो मसूड़ा है वो भी बराबर है, तो आई कैन टेल कि वन शुड सेव द टूथ
एज अ नेचुरल इम्प्लांट, जी सर। बिकॉज जो नेचुरली गिवन है, गॉड गिफ्टेड है, वो तो कोई भी रिप्लेस कर ही नहीं सकता है। जी सर। सो उसे हम एटमोस्ट बचाने की कोशिश करना चाहिए। तो वी शुड परफॉर्म द रूट कैनाल थेरेपी इन दैट एंड ऑल। और इम्प्लांट्स तो अपनी जगह सक्सेसफुली आज चल ही रहे हैं। सबके अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं। जैसे ऐसा नहीं रूट कैनाल भी फेल होता है, जी सर, वैसे ही इम्प्लांट भी फेल होते हैं। तो सबके अपने अपने प्रोसेस, बट आई शुड गो विथ आई प्रीफर कि नेचुरल टूथ को हम बचा सकते हैं, जित लिमिट तक हमें बचाना चाहिए। अगर वो नहीं बचा पाते हैं तो फिर इम्प्लांट इज़ द अनदर बेस्ट ऑप्शन। जी सर। सर हम देखते हैं कि जो हमारी टीथ की हेल्दीनेस होती है, जो हमारे टूथ हेल्दी होते हैं, सर क्या उसका रोल आपके पूरी बॉडी के हेल्दी होने से पता चलता है? यस, आजकल हर जगह फूड हैबिट्स को लेके बात होती कि आप यू शुड नॉट ईट दिस, यू शुड नॉट ईट, मतलब आज का जो जनरेशन है वो फूड को लेके बड़ा कॉन्शियस है। एंड नॉट यंग जनरेशन, इवन old 50s 40s everyone, like I am in my 40s, so I am aware of कि what I should eat, what I should not eat। and market में इतने organic and सारे foods available हैं, so super foods। so आप कुछ भी खाएंगे वो तो आपकी बॉडी को अफेक्ट करेगा ही ना। जी सर। अब कुछ खा ही नहीं पाएंगे ढंग से, मीन्स एक आपकी ओरल हाइजीन अच्छी नहीं, आपके ओरल इस कंडीशन अच्छी नहीं, टीथ नहीं है, तो वो ना तो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, ना आपकी बॉडी प्रॉपर उसको यूज कर पाएगी। सो डाइजेशन ऑफ फूड स्टमक से पहले माउथ से चालू हो जाता है। एक टाइलिन एंजाइम होता है माउथ में, सलाइवा में, तो वो जितना हम अच्छे से च्यू करते हैं, क्रश करते हैं, तो उतना ही वो फूड जो है अंदर जाके अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है वो अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं, और वो ही सारे न्यूट्रिएंट्स हमें हेल्थ की ओर, प्रोग्रेस की ओर डालते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर गुड ओरल हाइजीन है, गुड ओरल कंडीशन है, तो पर्सन की हेल्थ भी अच्छी ही रहेगी। सर वेपिंग और स्मोकिंग को लेकर के बात होती है कि वो आपके लंग्स को इफेक्ट करता है, लीवर को इफेक्ट करता है, सर लेकिन वो आपके दांतों को कितना इफेक्ट करता है? यस, ऑफ कोर्स वो टीथ को भी इफेक्ट करता है। सी इट क्रिएट्स एनवायरनमेंट चेंज कर देता है, वो माइक्रोफ्लोरा भी चेंज करता है, ड्राइनेस करता है। जी सर। और जब ड्राइनेस होती है तो ड्राइनेस के साथ सलाइवेशन कम होता है। सलाइवा में एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जो सेल्फ क्लिनजिंग होती है। जी सर। दांतों के बीच में ना जगह होती है जिसको हम एम्ब्रेजर बोलते हैं। जी सर। तो हम जो भी खाते हैं या जो सब वहाँ जाके लॉज्ड होता है, वो सलाइवा वहाँ से फ्लो करता है, तो वो सारा सेल्फ क्लिनजिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। जी सर। जब सलाइवा ही कम होगा तो ऑफ कोर्स वो क्लिनजिंग मैकेनिज्म नहीं होगा। एंड जो एक आपने सुना होगा टाटर जम जाता है या कैलकुलस बोलते हैं उसको, बेसिकली स्टेन से स्मोकर्स पैलेट पे भी एक अलग तरीके का निशान छूटता है, और वो टीथ पे भी अफेक्ट करता है, डिस्कलरेशंस होते हैं जो पान खाते हैं, से स्मोकिंग करते हैं, लिप्स एंड गम्स सब, सो एवरीथिंग इज अफेक्टेड विद स्मोकिंग। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आपका लिवर और लंग, टीथ भी उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। यस, ओरल हाइजीन गड़बड़ होती है उससे। जी सर। सर वही हम देखते हैं कि जब विजडम टीथ आने वाला होता है सर, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। सर उस दर्द को क्या करना चाहिए और कैसे पता चले कि सर हम डॉक्टर के पास जाएं, या सर एक ये नेचुरल प्रोसेस ही है? जैसा कि आपने पहले ही पूछा कि डेंटिस्ट के पास कब जाना चाहिए, तो मैंने पहले ही क्लियर किया, हर 6 मंथ्स में आपको कोई प्रॉब्लम हो या नहीं हो आपको विजिट करना चाहिए। बट दिस आर द अलार्मिंग साइन। पेन हो रहा है विजडम टूथ, इट इज़ वेरी कॉमन नाउ इट इज। विजडम टूथ का जो पेन है, बिकॉज इट इज़ जेनेटिकली ऑल्सो, अगर फैमिली में भी किसी को है ये इम्पेक्टेड मोलर्स बोलते हैं इनको, जो अक्कलदाड़, अटकी हुई अक्कलदाड़ बोलते हैं हिंदी में, तो ये आपके कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में और जॉ में जो लास्ट मोलर है उसको उतना स्पेस नहीं मिल पाता है, वो अटक जाती है, वो उसके अलग अलग प्रकार होते हैं, क्लासिफिकेशन होता है प्रॉपर, तो वो निकल नहीं पाती है या वो आधी आती है, तो उसके ऊपर मसूड़ा आ जाता है। तो वो जितना भी हम खाते हैं वो उस जगह जाता है, वो क्लीन नहीं हो पाता है, वहाँ पे सूजन होती है, उसको पेरिकोरोनाइटिस बोलते हैं उसको, तो वो सारी चीज़ें फिर पेन में लीड करती हैं। या जो अंदर अटकी हुई बाहर ही नहीं आई पूरी, वो एक्सरे में पता चलता है कई बार कि ये दाढ़ तो आड़ी है एंड ऑल, तो वो कंटिन्यूस आगे वाले दांत को हिंडर करती रहती है, वो प्रेशर क्रिएट करती है सारा, फिर वो पेन एंड ऑल सारी चीज़ें होती हैं।
तो लाइक अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स में कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम उसको रखते नहीं है और वी शुड ऑपरेट। सो सेम वे हम अक्कल दाढ़ को भी निकालना प्रीफर करते हैं। और कई बार पेशेंट ऐसे आते हैं जो उसको चलने देते हैं तो क्या होता है, अगर आपका अक्कल दाढ़ अटका हुआ तो उसके आगे वाले दांत को भी वो खराब कर देती है। जी सर। तो वो कई बार ऐसी स्थिति में होता है कि हम उसको बचा नहीं पाते हैं, वो एक दांत के चक्कर में पेशेंट के 2 दांत निकलते हैं। जी सर, तो ये अलार्मिंग साइंस है कि आपको जाना ही चाहिए। सर बैड स्मेल को लेकर के सर दिक्कत होती है लोगों को, वो माउथ फ्रेशनर यूज़ ही करते रहते हैं। तो सर क्या माउथ फ्रेशनर यूज़ करना सर सेहत के लिए सही है? और दूसरी बात सर, ये जो बैड स्मेल आती है वो क्यों आती है? बैड स्मेल को हम बोलते हैं हेलिटोसिस, बैड ब्रेथ। तो जी सर। ये सब क्या होता है कि अगर आपका ओरल हाइजीन इज नॉट गुड, इसके साथ एक समस्या और होती है इन पेशेंट में, उनको ब्लीडिंग गम्स भी होता है कई बार। जी सर। मसूड़ों से खून आने की समस्या। जी सर। तो ये लोग ब्रश अच्छे से नहीं करते हैं, इनके ओरल हाइजीन अच्छे नहीं होते हैं। कई बार ये पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनके दांत थोड़े से आड़े टेढ़े हैं, तो कोशिश भी करते तो उनके ब्रिस्टल बराबर उन जगहों पे जाते नहीं है। जी सर। तो वहाँ पे इट इज स्लो प्रोसेस। वहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे पहले प्लाक बनता है, सॉफ्ट डिपॉजिट होते हैं वो सॉफ्ट कंसिस्टेंसी, फिर वो धीरे धीरे ये मिनरल्स को अपटेक करके एंड ऑल ये हार्ड बन जाता है सॉफ्ट से, फिर दैट इज कॉल्ड एज कैलकुलस। जी सर। एंड ये सब जिंजाइवा को वीक करते हैं, टूथ के आसपास की बोन को वो वीक करते हैं। इस कैलकुलस और प्लाक में इतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने टॉक्सिन्स छोड़ते हैं, टॉक्सिन्स छोड़ने पट्रिफिकेशन होता है, फूड जो लॉट जो रहा है उसको भी सड़ाते हैं। एंड इन सब कारणों से ना एक स्मेल, जो फाउल स्मेल या बैड ब्रीथ बोलते हैं, वो पेशेंट के माउथ से आती है। देयर पीपल आर नॉट क्लीनिंग देयर टंग ऑल्सो, इम्पोर्टेंट क्लीनिंग, ओरल हाइजीन में टंग क्लीनिंग भी आता है। तो ये उस कारण से बैड ब्रीथ आती है। तो वो टाइम बीइंग के लिए तो आपने माउथ फ्रेशनर यूज किया तो ठीक है, इलायची खा ली उतनी देर तो आपने ठीक है चला लिया, उसके बाद क्या? फिर अगेन यू नीड टू गो टू द डेंटिस्ट फॉर प्रॉपर चेकअप कि डॉक्टर मुझे ये बैड ब्रीथ आ रही है। अच्छा, सबको पता होता है हमारे मुंह से आ रही है, जिनको आती है उनको पता होता है। जी सर। तो उसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, उसमें फील आप जाओ, इट्स आवर ड्यूटी टू गेट रीड ऑफ दिस इज वन डिजीज ऑल्सो, हेलिटोसिस। उसमें प्रॉपर क्लीनिंग होती है, गम्स के जो टूथ में जो कैलकुलस है, प्लाक ऐसा को रिमूव करके, एंड देन फिर हम माउथ वॉश देते हैं कि माउथ वॉश का यूज़ करें। फिर वो जो जिंजाइवा है, जो मसूड़ा उनका जो खराब हुआ है वो ठीक हो जाता है, सूजन रहती है वो धीरे धीरे रेस्टोर हो जाता है, हेल्दी जिंजाइवा के रूप में ये हेलिटोसिस की समस्या चली जाती है। जी सर। सर डेंटिस्ट्री में एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी आज हम देखते हैं बढ़ती जा रही है। yes. तो सर इसका क्या आज स्कोप हो चुका है? इसका तो आप स्कोप ही मतलब अलग ही लेवल पे रिसेंटली आए, हैड बीन अ कॉन्फ्रेंस, तो बहुत सारे साल में हम लोगों के डॉक्टर से कॉन्फ्रेंस होते ही हैं, हर विद स्पेशलिटी के होते हैं। तो मेरा एंडो का हुआ, तो अलग अलग लेवल पे इतने सारे मटेरियल आ गए। पहले अच्छा स्टार्ट करते नॉर्मल प्रोसीजर से, पहले बड़े बड़े लीजन होते थे तो सर्जिकली रिमूव करते थे। जी सर। जैसे जब भी अपन ने देखा रूट कैनाल करते तो क्या होता है, वो पेशेंट को दर्द होता है, उसके बाद भी वो मेडिसिन खा के चलता है, काम चलाते हैं अपने लोग, ऐसे काम चला, तो वो लीजन बढ़ता है, बोन में लीजन बढ़ता जाता है, एंड वो लीजन को बड़ा होने के साथ में पस फॉर्मेशन भी हो जाता है, फिर साइनस बनता है। तो जब पेशेंट आता है तो एक्सरे में दिखता है बड़ा सा लीजन। जी सर। तो हम लोग उसको ना सर्जिकली रिमूव करने का सोचते थे, बट अभी हमारे पास इतने मटेरियल आ गए हैं कि हम उसको नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बोन फॉर्मेशन कर सकते हैं आफ्टर रूट कैनाल ट्रीटमेंट, वो मटेरियल्स प्लेस करके, इस सारी चीज़। गाइडेड रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी बहुत डेवलप हो रहा है कि गाइडेड तरीके से कैसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट। हमारे पास माइक्रोस्कोप आ गए हैं। जी सर। लाइक आप लोग पहले सुनते थे माइक्रोस्कोप इन ऑप्थेल्मोलॉजी एंड माइक्रोस्कोप एंड एवरी, तो हम लोग बिकॉज वी आर डीलिंग विद वेरी माइनर स्ट्रक्चर ना, तो वो हमें बहुत लार्ज स्केल पे दिखता है उससे, तो हम बहुत सारे मतलब अच्छे से क्लीनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन या कुछ प्रॉब्लम भी हो तो उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास मैग्निफिकेशन हो गया। जी सर। देन हम एस्थेटिक करते हैं, तो हम पहले सिर्फ नेकेड आई से जो देख के स्माइल डिज़ाइन करते हैं या हमें जो चीज़ दिखती है, अब हम उसको बड़ा करके देख के उसमें और फाइन चीज़ें फाइनेस कर सकते हैं उसको। फिर ग्राफ्ट मार्केट में आ गए हैं, गाइडेड टिश्यू, गाइडेड इम्प्लांट्स आ गए हैं, इम्प्रेशन पेशेंट आपको पता हो दांत की जो क्राउन लगाने के लिए कटिंग करके माप लेते हैं। जी सर। तो वो गैग होता है पेशेंट को, वॉमिटिंग। अब तो डिजिटल इम्प्रेशन होते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता, आराम से पेशेंट बैठता है, एक मशीन लेते हैं उससे पूरा डिजिटली इम्प्रेशन ले लेते हैं, रेडी।
तो बहुत सारे ऐसे एडवांसमेंट आ गए। एलए देने के लिए पहले इंजेक्शन से पेशेंट को डर, जी सर। डेंटिस्ट के पास आएगा, इंजेक्शन का तो पता है सबको किधर लगता है, 2 ही जगह लगता था, पर अभी वो आता है पहली बार, हाँ डॉक्टर साहब इंजेक्शन, पहले ही घबराया हुआ, बोलो मुंह खोलो, हम सामने से लेके इंजेक्शन लाते हैं। तो वो आधा फियर। तो आजकल इतने सारे मटीरियल, वो वाइब्रेंट मशीन आ गए हैं, या बहुत सारे वो कैनुलाज ऐसे आ गए जिनसे पेन फ्री इंजेक्शन प्रोसीजर हो गए, तो इंजेक्शन भी पेन फ्री हो गया। जी सर। तो ये सारे बहुत सारे एडवांसमेंट्स है, मेडिसिन में आ गए हैं एंड ऑल सारी चीज़ें आ गई हैं। जी सर। आपकी मुस्कान और आपका हंसना बेहद ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी दांतों की जो तंदुरुस्त होने चाहिए आपके दांत। आज डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे दांतों को तंदुरुस्त रखने के लिए क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। वहीं और भी ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।